Good morning, 10th Standard English Medium JK शेख विद्यालय मेरी वाम वेलकम इन वीडियो लेक्चर सीरीज। ओके गाइस, आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण में समास से शुरुआत की थी। आपको जैसे विदित है वैसे हमारे हिंदी व्याकरण में 10th स्टैंडर्ड में 6 समास है, जिसमें से 3 समास हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं और 3 समास हमें 10th में पढ़ने हैं। इस प्रकार 6 समास के प्रकार हिंदी व्याकरण में आते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे बात की थी, कर्मधारय समास के बारे में बात की थी और फिर द्विगु समास के बारे में बात की थी और अव्ययभाव समास के बारे में बात की थी। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज हम और 3 समास के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तत्पुरुष समास, उसके बाद द्वंद्व समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, गुजराती भाषा, हिंदी भाषा दोनों में और संस्कृत भाषा तीनों में समास के प्रकार एक समान होते हैं। सिर्फ विग्रह और एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण अलग होते हैं। उदाहरण ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में से लिए जाते हैं। तो इस प्रकार समास समझने में आसानी तब होती है जब उसकी शास्त्रीय पद्धति एवं उसकी तर्कबद्धता के बारे में हम समझ लें। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। बहुत ही आसान समास है। गुजराती में हमने द्वंद्व समास 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और 9th स्टैंडर्ड में भी हम द्वंद्व समास के बारे में समझ चुके हैं और अभी 10th में हमें फिर से द्वंद्व समास के बारे में समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में कहीं भी व्याकरण के मुद्दे विशेष रूप से नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम 9th स्टैंडर्ड की हिंदी की पुस्तक में से ये समास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे द्वंद्व समास दिया गया है हिंदी में। आप सबको पता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रमुख होते हैं। कोई पहला या दूसरा या पहले या बाद में पूर्व पद उत्तर पद ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों पद बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और दोनों पद के विग्रह में और या ऐसे हिंदी में, गुजराती में अने, इंग्लिश में एंड, संस्कृत में च और हिंदी में और या, ये शब्द से ये दोनों द्वंद्व समास के जो 2 पद हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि ऋषि मुनि, तो ऋषि और मुनि, तो इस तरह से 2 पद जब ड्यूल सेंस में आते हैं, सभी में, गुजराती भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में, सभी में समान रूप से व्याख्या है। दोनों पद जब प्रमुख होते हैं और दोनों पद के बीच और या का संबंध होता है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में आपको 3 प्रकार के द्वंद्व समास समझने हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। जैसे आप अभी नाम सुन रहे हैं तो घबराना मत, क्योंकि तीनों बहुत ही आसान है। जैसे कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, तो उसमें इस कोटि के समास में समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप होता है, यानी कि और जो पद होता है ना बीच में, उसका लोप हो जाता है, तो उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ऋषि मुनि, तो ऋषि और मुनि, तो और निकल गया, सिर्फ 2 पद जुड़ गए, क्या, ऋषि मुनि, तो वो क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास। अब दूसरा देते हैं माता पिता, तो माता और पिता, और निकल गया तो क्या रहा, माता और पिता, इसे क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, दोनों तरह से समान रूप से जो पद आते हैं उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं होता, कोई पूर्व पद या कोई उत्तर पद नहीं होता। और एक करते हैं गाय बैल, गाय और बैल, राम सीता, सीता राम और सीता, सीता राम, सीता और राम, फिर राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन। तो और शब्द और जो बीच में अव्यय होता है ना, वो दोनों शब्दों में से निकल जाता है। उसके बाद जो समास बनता है उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। अब वैकल्पिक द्वंद्व समास, ये दूसरा प्रकार है। हिंदी में आपको ये पढ़ना है, गुजराती में भी ऐसा आता है, लेकिन गुजराती में सिर्फ द्वंद्व समास के बारे में बात करते हैं, संस्कृत में भी ऐसा करते हैं, हिंदी में इनके 3 पेटा प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। अब दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। उसकी व्याख्या ये है कि इस समास में विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय या, वा अथवा का प्रयोग होता है। पहले में क्या होता था, और का प्रयोग होता था। इनमें 2 शब्दों के बीच कभी या आता है, कभी वा आता है और कभी अथवा आता है। जैसे कि
धर्माधर्म, तो उसको कहते हैं धर्म या अधर्म। इसमें धर्म और अधर्म ऐसा नहीं, धर्म धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। फिर छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। इसमें क्या है, विकल्प चुनना है। आप धर्म का विकल्प चुनना है या धर्म का, छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। फिर ठंडा गरम, तो ठंडा या गरम, इसमें विकल्प है, इसलिए इसको वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। बहुत ही आसान है, आ गया समझ में। इतरेतर द्वंद्व में क्या था, और था। वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या है, विकल्प है, दो शब्दों में विकल्प है, इसलिए या अथवा ऐसे बीच में समुच्चय पदक अव्यय आता है। जैसे हाँ ना, तो हाँ या ना। फिर है लाभालाभ, लाभ या अलाभ। फिर है जोड़ तोड़, जोड़ या तोड़। फिर है गुण दोष, गुण या दोष। तो इसे कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब समाहार द्वंद्व के बारे में बात करते हैं। इसकी व्याख्या ये है कि जिस समास से उसके पदों के अतिरिक्त उसी तरह का और अर्थ भी सूचित हो, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। देखिए, समान आहार, समाहार द्वंद्व। जैसे कि दाल रोटी, दाल रोटी वगैरह, इसमें क्या होता है, विग्रह के पीछे वगैरह वाला शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़ा लता, कपड़ा लता वगैरह। फिर सेठ साहूकार, सेठ तथा साहूकार आदि धनी लोग। देखो आप, इसमें दो शब्द के बाद भी और एक शब्द और एक शब्द और एक शब्द अगर हम प्रयोग इसमें उपयोग कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं समाहार द्वंद्व समास। और एक चीज़ है रुपया पैसा और धन और संपत्ति वगैरह वगैरह, रुपया पैसा वगैरह वगैरह। फिर इस तरह से जैसे पुष्प और पत्ते, पत्ते पुष्प फल वगैरह। झाड़ पहाड़, नदियाँ, आकाश, पृथ्वी वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह से समाहार द्वंद्व का मतलब है समान शब्दों के साथ जिस शब्द का और शब्द जुड़ जाते हैं उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। तो इस प्रकार द्वंद्व के 3 प्रकार हुए। सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व, फिर वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। आपको ये तीनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान है, 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है। वैसे तो अगर आपको ये 3 प्रकार आने चाहिए वो तो बहुत अच्छी बात है, न आए तो भी द्वंद्व समास समझने में बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। हालांकि हिंदी में यही तत्पुरुष समास नहीं दिया गया है, लेकिन हम तत्पुरुष समास की बात गुजराती तत्पुरुष समास के आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि सभी भाषाओं में समास के नियम तो एक जैसे हैं। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विभक्ति का प्रत्यय आता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आपको पता है गुजराती में बहुत सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। हिंदी में भी ऐसे उदाहरण आप टेक्स्ट बुक्स में चुन सकते हैं जिसमें विभक्ति का प्रत्यय आता हो। जैसे कि कोई अगर 2 शब्द के बीच नो, नी, नू, ना, माँ, से, अंदर, ऊपर ऐसा कुछ विभक्ति का प्रत्यय आता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हम जब हिंदी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तब आपको तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल समझाएंगे। और ये भी एक आपको तत्पुरुष समास तो समझ में आ गया है कि उसमें विभक्ति के प्रत्यय होते हैं, तो आप अपने आप भी उसे ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष समास है। जैसे कि ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, ज्ञानवान, तो ये तत्पुरुष समास है क्योंकि उसमें से भरा वो विभक्ति का प्रत्यय आता है। राज पुरोहित, तो राजा का पुरोहित। तो इस तरह से बीच में विभक्ति का प्रत्यय आता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुत इजी है, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें तत्पुरुष समास के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास में क्या है, वो पूरा पद किसी व्यक्ति की बात समझाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसमें भी विभक्ति का प्रयोग आता है लेकिन वो पूरा पद किसी और व्यक्ति के बारे में सूचित करता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे हमने गुजराती में भी पढ़ा है, संस्कृत में भी पढ़ा है, आज हम हिंदी में भी पढ़ रहे हैं। समस्त दोनों पदों के बीच विभक्ति का प्रत्यय तो होता ही है, लेकिन वो पूरा पद एक शब्द के रूप में और किसी के बारे में हमें
बताता है उसे बहुव्रीहि शब्द कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि एकमत, वो सभी लोग एकमत हो गए, तो लोगों के लिए ये पूरा शब्द एकमत विशेषण हो गया। तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद विभक्ति के प्रत्यय से जुड़े हुए होते हैं और वो पूरा पद किसी और शब्द के विशेषण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे निरक्षर, गांव में सभी निरक्षर बच्चे वहाँ बैठे थे, तो बच्चों के लिए एक विशेषण था, वो क्या? निरक्षर। जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है वो क्या है? निरक्षर। और एक देखिए, देखते ही लगता था कि वो सभी स्त्रियां नाखुश थी। अब सभी स्त्रियों के लिए एक विशेषण का प्रयोग किया है। कैसी थी स्त्रियां? कि नाखुश थी। तो नाखुश यानी कि जो खुश नहीं है वो, तो वो पूरा पद, बहुव्रीहि समास पूरा पद किसी शब्द का विशेषण होता है, इसे कहते हैं बहुव्रीहि। और एक बार मैंने गुजराती में आपको समझाया था कि विशेष अर्थ में जो बढ़ावा करता है, एक गुजराती में આપણે જેને કહીએ કે પૂરો શબ્દ કોઈ વ્યક્તિના વિશેષ અર્થમાં વધારો કરે એને बहुव्रीहि समास કહેવાય। तो इस तरह से हिंदी, गुजराती और संस्कृत तीनों में सभी समास की व्याख्या समान है, केवल विग्रह और उदाहरण के हिसाब से गुजराती भाषा एवं हिंदी भाषा एवं संस्कृत भाषा अलग होती है, बाकी समास की सभी प्रक्रिया समान है। तो अब हम फिर से ये पूरा एक जो हमने अभी 2 वीडियो लेक्चर में हम समास की बात कर रहे हैं वो फिर से सुन लेते हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं। सबसे पहले जो समास अव्ययी भाव, पहला पद अव्ययी होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय कहते हैं। फिर आता है द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। फिर आता है द्वंद्व समास, जिसमें 2 पद समान रूप से आते हैं और वह ऐसे समुच्चक अव्यय से वो जुड़े होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के 3 प्रकार हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। और फिर हमने आपसे बात की थी तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों पद विभक्ति के प्रत्यय से जुड़े हुए होते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और फिर हमने आपसे बात की थी अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, जिसमें पूरा समास किसी और शब्द के विशेषण के रूप में लगाया जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इस प्रकार 6 समास मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक 9th स्टैंडर्ड की लीजिएगा, उसमें 3 प्रकार बहुत अच्छी तरह से दिए गए हैं और 3 प्रकार जो मैंने समझाया है गुजराती में भी समान है, हिंदी में भी समान है और संस्कृत में भी समान है। तो फिर अब जब आप टेक्स्ट जितने पाठ पढ़ चुके हैं उसमें से आप वो सभी समास के प्रकार ढूंढने का प्रयत्न कीजिए, अवश्य मिल जाएंगे। ओके गाइस, मुझे लगता है समास के बारे में अब आप बहुत ही क्लियर हो गए हैं। तो जब हम व्याकरण का कोई मुद्दा पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट पर ही आधार रखना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट में से ही वो वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में व्याकरण के प्रश्न लिए जाते हैं, टेक्स्ट के उदाहरण ही लिए जाते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि हमारे जितने लेसन कंप्लीट हुए हैं उनमें से आप समास के लिस्ट बना लीजिए। प्रायः समास गद्य खंड में से ही लिए जाते हैं, कभी कभी पद्य में कोई अच्छा कवि होता है तो पद्य में भी समास का प्रयोग करता है, लेकिन ज़्यादातर पोएम सेक्शन की बजाय प्रॉस में समास का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इस तरह से आज मैं ये समास का जो व्याकरण का हमारा जो मुद्दा था वो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मैं आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मेरा वीडियो लेक्चर देखकर अपने आप समास की प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।